अब सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर अभ्युदय योजना का शुभारंभ कार्यक्रम रखा गया है और इस वक्त डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। ये एक अनुपम उदाहरण हुआ है और मैं समझता हूँ अभ्युदय योजना के माध्यम से जहाँ साक्षात पठन पाठन की प्रक्रिया होगी, वही ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पूरे अच्छे एक्सपर्ट जो टीचर्स हैं, जो आईएएस और पीसीएस अधिकारीगण हैं, जो उनके विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा वर्चुअल टीचिंग के तौर पर उनके लेक्चर्स अपलोड होंगे और उसे कहीं भी पूरे प्रदेश में फैला हुआ विद्यार्थी उनका अध्ययन करके उनके दिए गए लेक्चर्स को ग्रहण करके उसका लाभ उठा सकता है। मंडल स्तर पर जो ये निःशुल्क एक प्रकार का प्रशिक्षण करने का जो कार्य योजना है, उसमें साक्षात उपलब्ध साक्षात पठन पाठन की प्रक्रिया के लिए हमारे विशेषज्ञ जहां उनको पढ़ाएंगे, वहीं उसका सीधा लाभ उनको तमाम पठन पाठन सामग्री को उपलब्ध कराने के साथ प्रारंभ होगा। व्यक्ति में आत्मविश्वास कैसे हो? कई विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लिखने में उनकी अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन इंटरव्यू में साक्षात्कार में जाकर वो उत्तीर्ण नहीं हो पाते, क्योंकि उनके अंदर जो विश्वास जागृत होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं कुंठा भाव के कारण वो उसको प्रदर्शित नहीं कर पाते थे। इस कोचिंग के माध्यम से जो हमारे बड़े वरिष्ठ अधिकारी या बड़े ऐसे लोग हैं जो विभिन्न उच्च पदों पर आसीन हैं, उनके अपने अनुभव, उनके अपने टिप्स और उनके द्वारा बताया गया उपाय कि हम किस प्रकार से अध्ययन करें जिससे हम पीसीएस की, आईएएस की, पीओ की, जो एनडीए की या विभिन्न प्रकार की नीट की परीक्षाओं को हम क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं, उसका उपाय बताया जाए। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सरकार की विशेषता है कि हमने वो साधन नहीं किए। जब लोग बोलते थे कि नकल एक व्यवसाय बन गया था और बोलते थे कि नकल यहाँ का विद्यार्थी नहीं करेगा तो कहाँ का करेगा, इस प्रकार के वक्तव्य सरकारी स्तर पर आ जाते थे और विद्यार्थी बेरोजगारी की दौर में गुजरता था, दूसरे प्रदेशों में या कहीं अन्य प्रतियोगी परीक्षा में जाता था तो अनुत्तीर्ण हो जाता था। नकल विहीन परीक्षा को प्रारंभ करने के साथ पाठ्यक्रम का परिवर्तन किया गया है। आज हाई स्कूल इंटर में बच्चा पढ़ने के बाद जब इंटर्नशिप करने जाएगा तब भी उसको कुछ ना कुछ अनुतोष उसको प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ शुल्क उसको इस प्रकार का प्राप्त होगा जिससे वो अपने दिन प्रतिदिन के खर्चों की संपूर्ति कर सकता है। इस प्रकार की कार्य योजना की पाठ्यक्रम के साथ हमने व्यावसायिक पाठ्यक्रम को जोड़ा है। जो सामान्य पाठ्यक्रम है उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का, उसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम जोड़ने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर किया गया। साथ में ही जो लघु उद्योग और मध्यम उद्योग के साथ में एमओयू साइन हुआ और ई कंटेंट 79,000 के आसपास पूरे प्रदेश में डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में फ्री में उपलब्ध कराया गया कि किसी के लेक्चर्स को कहीं भी सुन सकते हैं, निःशुल्क उसका ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार की कार्य योजनाओं को सरकारी स्तर पर चलाने का काम बड़े बृहद पैमाने पर हुआ। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि आज अभ्युदय योजना के माध्यम से प्रदेश के लाखों लाख विद्यार्थियों को, लाखों लाख क्या मैं कहूँ करोड़ों विद्यार्थियों को, क्योंकि मात्र 2 दिनों के अल्प अंतराल में 40 लाख से ऊपर लोगों ने इसको देखा है वेबसाइट को और 6 लाख के आसपास आप बता रहे हैं कि लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसका सफलता हमारे प्रदेश के नौजवानों के लिए उनके भाग्य के परिवर्तन की दिशा में एक कदम होगा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम आपको ले चलते हैं जिससे हम सभी छात्र उत्साहित हैं अभ्युदय योजना से जुड़ने के लिए। शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम भी शामिल है, दिनेश शर्मा, इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य। और आपको बता दें कि इस योजना के तहत जो छात्र पैसों की कमी के कारण, धन की कमी के कारण तैयारी नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से इसकी शुरुआत हुई है, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा अवसर है। हालांकि आपको बता दें कि इसके तहत लगभग 4 लाख। बहुत सुंदर प्रश्न। माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में ये विचार कैसे है? कपिल जी, मैं आपको और आपके सभी मित्रों को सबसे पहले बधाई देता हूं
और आप सबका अभिनंदन भी करता हूं कि आप सब अभ्युदय योजना से जुड़ रहे हैं। अभ्युदय जो शब्द है बहुत सारे लोगों के मन में एक कौतूहल पैदा करेगा, लेकिन भारतीय मनीषा ने धर्म को कर्तव्यों के साथ जोड़ के देखा है। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारे यहां हमारा एक दर्शन कहता है, धर्म की जो उसने व्याख्या की है वह कही है, यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। यानी धर्म क्या है? जो इस लोक में अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त करे और इस जन्म के बाद उसकी मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर सके। यानी जीवन के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करने का माध्यम है अभ्युदय। और इसलिए ये कोचिंग मात्र नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के सर्वांगीण विकास का पथ प्रदर्शक बनेगा। इस विश्वास के साथ हमने इस योजना को प्रारंभ किया है। ये बात हमारी नियमित रूप से बैठक चलती है, तो वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में इस बात की चर्चा चल रही थी कि यूपीएससी का इस बार का जो परिणाम आया है उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरा, वो मेरे लिए चिंताजनक था। दूसरा, लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्र कोटा में और प्रयागराज में बहुत बड़ी मात्रा में फंसे थे। लगभग 30,000 विद्यार्थियों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना ये मेरे लिए चुनौती थी। एक तरफ लॉकडाउन का पालन भी करना है, लेकिन साथ साथ अपने युवाओं को सुरक्षित उनके घरों तक भी पहुंचाना है। बहुत सारी जगह विरोध शुरू हो रहे थे। जब मैंने निर्णय लिया कि मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नहीं, उनके यहाँ से कोटा से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उनके घर तक पहुंचाना है, आपने देखा होगा उस समय कितना विरोध हुआ था देश के अंदर, लेकिन हमने फिर भी अपनी बसें भेजी। और इसलिए तय किया गया कि अगर उत्तर प्रदेश में ही उस प्रकार का वातावरण हम दे सकें तो तब ये चीज मेरे मन में आया कि अभ्युदय नाम का योजना आगे बढ़ेंगे। इसका शुभारंभ हो रहा है। कल से विधिवत इसकी क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, जो कुछ आपके मन में है वह परिणाम अभ्युदय योजना जरूर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और कपिल आपका भी। वाराणसी के बाद अब हम चलते हैं गोरखपुर। गोरखपुर में सुश्री साक्षी पांडे अपनी बात कहेंगी। साक्षी पांडे बोले। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। मेरे तथा प्रदेश के समस्त छात्र छात्राओं की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने ये शुरुआत की। मेरा एक प्रश्न है, ये जो आपने ओडीओपी की शुरुआत की है, ये गोरखपुर प्रदेश के लिए कैसे लाभकारी होगा? देखिए, ओडीओपी की जो योजना है यह मुख्य रूप से प्रदेश की परंपरागत उत्पाद को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक अभिनव योजना है, जो 2018 में हम लोगों ने प्रदेश से प्रारंभ किया था और 2020 में यूनियन बजट ने भी इसकी सराहना ही नहीं की, बल्कि इसके लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था भी की। और आज आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान जब देश के अंदर किया तो उसकी आधारशिला भी ओडीओपी की ये योजना ही बनी है। तो मुझे लगता है कि ओडीओपी देश के अंदर परंपरागत उत्पाद और अपने उद्यमी को आगे बढ़ाने और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक अभिनव योजना है। दूसरा, हम सब इस बारे में जान सकते हैं कि शासन अपनी नीतियों को बनाने के लिए
स्वतंत्र हैं, राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी। हम बनाते हैं, अक्सर होता है कि हम बड़े बड़े निवेश पर ध्यान देते हैं, उसके लिए नीतियां बनाते हैं, उन नीतियों के अनुरूप फिर निवेश को, उसके पीछे विकास भी होता है, रोजगार भी होता है। कृषि के बाद कोई एक सेक्टर ऐसा है जिसमें सर्वाधिक रोजगार और नौकरी की संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। तो ये ओडीओपी की योजना भी हम लोगों ने देश में इसी भाव के साथ प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी और हमारे यहाँ के नौजवान कार्य करने के लिए आप देश के अंदर, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाएंगे, तो मुझे तो अच्छा लगता है, जहां कहीं भी मैं जाता हूं तो मुझे उत्तर प्रदेश का कोई ना कोई व्यक्ति देश में भी और दुनिया के अंदर मिल जाता है। लेकिन साथ साथ जो लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, वहां प्रसन्नता भी होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों की स्थिति वहां पर भी बहुत बदहाल होती है। उनको देख करके मन में एक पीड़ा भी होती रही है। और कोरोना के दौरान तो हम लोगों ने देखा जब 40 लाख माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश की तरफ रुख किया था और उत्तर प्रदेश में उनके रहने की व्यवस्था, उनको उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए थे। मेरा ये मानना है सबसे ज्यादा रोजगार हम दे सकते हैं एमएसएमई योजना के माध्यम से, तो वह सबसे अच्छा आधार उसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का है। और जहां तक गोरखपुर को हम लोगों ने इसके लिए चयन किया है, वह है गोरखपुर का टेराकोटा। गोरखपुर में अगर आप गोरखपुर मुख्यालय से आगे बढ़ेंगे, मेडिकल कॉलेज के आगे गोलहरिया एक छोटा सा कस्बा है, उसी के पश्चिम में गांव है, छोटा सा गांव है औरंगाबाद। आज से 15 साल पहले की घटना है, मैं वहां से होके गुजर रहा था, अचानक बरसात आने लग गई, तो मैंने देखा कि वहां पे एक जगह से धुआं निकल रहा था। तो मैंने पूछा वहां के कार्यकर्ताओं से, मैंने कहा धुआं कैसे? तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे लोग मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। तो मैं अपनी गाड़ी से उतरा, मैंने कहा कैसा मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं? तो मैंने उन लोगों के घर में देखा कि वो लोग मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, तो उसका कलर मैंने देखा, मैंने कहा ये कलर आपने क्या? उन्होंने कहा नहीं, ये मिट्टी में जब हम पकाते हैं तो आग में पकाते हैं तो कलर उससे पैदा होगा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया कि कैसे इन लोगों को आगे बढ़ाया जाए। आज तो गोरखपुर में कई गांवों में ये कार्य वहां के कलाकार कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोगों ने ओडीओपी योजना में गोरखपुर के टेराकोटा का चयन किया था गोरखपुर जनपद से, लोगों ने मुझसे इस बारे में कहा था कि टेराकोटा से क्या होगा गोरखपुर का। मैंने कहा देखना, गोरखपुर का एक टेराकोटा एक दिन देश के अंदर छा जाएगा। और जब हम लोगों ने 2017 में, मुझे याद है जब हम लोगों ने गोरखपुर में अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया था, तो हमें दीप जलाने के लिए मिट्टी के दीप नहीं मिले। 51,000 दीप हमें वहां जलाने थे, लेकिन 51,000 दीप भी हमें पूरे प्रदेश से एकत्र करने पड़े थे। और इस बार तो कोरोना में गोरखपुर का टेराकोटा पूरे देश के अंदर छा गया। अकेले गोरखपुर का वही कारीगर मुझे मिला यहाँ लखनऊ में दीपावली के एक दिन पहले। तो हमारे विभागीय मंत्री उन्हें लेकर के यहाँ पर मुझसे मिलाने के लिए लेके आए थे कि हम लोगों ने एक एग्जीबिशन लगाई है। तो इस एग्जीबिशन में गोरखपुर का भी एक कलाकार आया है। मैंने कहा मैं आज से नहीं 15 वर्षों से जान रहा हूं इनको। आप लोग आश्चर्य करेंगे कि उसने 2 दिन के अंदर 8 लाख रुपए की बिक्री की थी लखनऊ की प्रदर्शनी में। यानी मिट्टी के दिए और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा अब चीन से नहीं बल्कि गोरखपुर का टेराकोटा का कारीगर बनाएगा। और उसकी देखा देखी प्रदेश के अंदर हर कुम्हार को इस कला के साथ आगे बढ़ने और उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने, उसकी मार्केटिंग और उसकी ब्रांडिंग के लिए प्रदेश सरकार उसको सहयोग कर रही है। ऐसे ही हर योजना के साथ हम लोगों ने किया है। इसने प्रदेश के एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया है। देखिए उत्तर प्रदेश वही है, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों की सत्ता में आने के बाद कोई स्पेशल चीजें आ गई हों या कहीं दूसरे लोग से कुछ लोग हमारे लिए कुछ अलग से कोई संसाधन कोई पैकेज भेज रहे हो। प्रदेश वही है, जमीन भी वही है, प्रशासन भी वही है, लेकिन कार्य पद्धति आपको हर एक क्षेत्र में बदलती हुई दिखाई दी होगी।
आज विकास हो रहा है, जितना विकास गोरखपुर में हो रहा है उतना ही लखनऊ में भी हो रहा है, उतना ही प्रयागराज में, उतना ही वाराणसी में, उतना ही आजमगढ़ में भी, जिस आजमगढ़ का नाम लेने से लोग डरते थे, हर एक जगह विकास उसी रूप में हो रहा है। क्योंकि शासन की नियत और उसको जमीन तक पहुंचाने वाली टीम की नियत दोनों अगर साफ सुथरी हो तो फिर लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं। और आज ओडीओपी योजना के माध्यम से भी हम लोगों को, अपने युवाओं को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार दिलाने और अपने स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाने और उद्यमियों को भी प्रोत्साहित करने में काफी मदद मिली है। और मेरा ये मानना है कि देश के अंदर पिछले 3 वर्ष की लोकप्रिय योजनाओं में से कोई एक योजना है तो वह है ओडीओपी की योजना, जिसे यूनियन बजट में भी मान्यता दी है। और भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के आधार के रूप में किसी एक योजना को स्वीकार किया है तो वह है ओडीओपी की उत्तर प्रदेश की योजना। इसलिए उत्तर प्रदेश के हर जनपद की विशिष्ट उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और इस प्रकार की विशिष्ट योजनाओं के साथ जुड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय और साक्षी आपको भी। गोरखपुर के बाद अब हम सीधे चलते हैं प्रयागराज। सुश्री शिष्या राठौर अपनी बात कहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं शिष्या राठौर प्रयागराज से। मेरा प्रश्न ये है कि पढ़ाई में एकाग्रता के लिए क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप तो प्रयागराज की धरती में हैं और प्रयागराज तो हम सब के लिए एक गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थली भी है। आप सब जानते हैं कि यह हमारी धर्म की धरती भी है, ज्ञान की धरती भी है और न्याय की धरती भी है। आपने रामचरितमानस की पंक्तियां सुनी होंगी कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। व्यक्ति की सकारात्मक सोच उसकी एकाग्रता को भी बढ़ाता है। जीवन में व्यक्ति को सदैव सकारात्मक दिशा में पहल करनी चाहिए। परिणाम की चिंता बहुत नहीं करनी चाहिए और भाग्य के भरोसे भी नहीं बैठना चाहिए। देखिए, मैं भाग्य की बात मैं कर रहा हूं, मैं एक योगी हूं, क्योंकि लोगों की मान्यता होती है कि इस भेष में लोग ज्यादातर भाग्य में विश्वास करते हैं। लेकिन मुझ जैसा व्यक्ति केवल भाग्य पे भरोसा नहीं करता है, अपने परिश्रम पर, अपने पुरुषार्थ पर, लेकिन परिश्रम और पुरुषार्थ भी हमारा सकारात्मक हो, उसकी दिशा स्पष्ट हो और लोक कल्याणकारी हो और उस दिशा में किए गए प्रयास का परिणाम भी सकारात्मक आएगा। व्यक्ति की नियमित और संयमित दिनचर्या इसका बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। देखिए, अक्सर होता क्या है, हम लोग देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अक्सर बच्चे देर रात्रि तक जागते हैं और फिर सुबह बहुत देर में उनका उठने का एक क्रम बनता है। देखिए, दिनचर्या में जब भी व्यक्ति असंतुलन पैदा करेगा तो असंतुलन उसके जीवन को भी प्रभावित करेगा, उसके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। नियमित और संयमित दिनचर्या व्यक्ति को कठिन परिश्रम के लिए, लंबे समय तक चलने के लिए, हमारा लक्ष्य केवल प्रतियोगी परीक्षा में कोई अच्छा स्थान प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमें अपने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना चाहिए, अपने स्वयं की मानसिक स्थिति के बारे में भी सोचना चाहिए कि हम मानसिक रूप से उतने परिपक्व हो सकें, हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह सकें और एक लंबी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। इसलिए नियमित और संयमित दिनचर्या के साथ साथ एक सकारात्मक सोच व्यक्ति को स्वतः ही
उसकी एकाग्रता को बढ़ाएगा और उसे लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहायक होगा। आप तो प्रयागराज की धरती में है, प्रयागराज में ढेर सारे, मैंने तो लगभग 14,000 से अधिक विद्यार्थियों को कोरोना कालखंड में वहां से उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया और वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि प्रयागराज कुंभ के दौरान 2019 में मैं देखता था प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र मेहनत भी करते थे, लेकिन दिन में वे लोग प्रयागराज के अंदर में उनको घूमते हुए देखता था, जब वे अलग अलग धार्मिक पंडालों में हो रहे प्रवचनों को बहुत नजदीक से निहारते थे, देखते थे और बहुत सारे प्रतियोगी छात्र वहां पर डुबकी का भी आनंद लेते थे संगम में और साथ साथ भंडारे का प्रसाद का भी मजा चखते थे। तो मुझे दोनों बहुत अच्छी लगती थी वहां देख करके और मुझे प्रसन्नता है कि प्रयागराज ने इस माहौल को बनाए रखने में अभी तक वहां पर कि प्रतियोगी छात्रों के लिए वह एक स्थान बन सके, इसको आज भी प्रयागराज ने बना के रखा हुआ है। मैं इसके लिए प्रयागराज के उन सभी महानुभावों के प्रति जिन्होंने इस प्रकार का माहौल दिया है, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि प्रयागराज माहौल हर एक जगह प्रारंभ हो सके, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय और शिष्य आपको भी। और अब चलते हैं मेरठ। मेरठ से बात करेंगे श्री हिमांशु बंसल। हिमांशु अपनी बात करेंगे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपनी ओर से और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की ओर से सादर प्रणाम करता हूँ। नमस्ते जी। हाँ हिमांशु जी बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्पश्चात मैं आपको इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए अपनी ओर से और तमाम उन छात्रों की ओर से जो इस योजना से कहीं ना कहीं लाभान्वित होने जा रहे हैं, सबकी ओर से आपका धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम हिमांशु बंसल है और मैं मेरठ से ही हूँ। मेरे पिताजी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं और मैंने यहाँ पे सिविल सर्विसेज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आप क्योंकि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जहाँ पर हमेशा किसानों के लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मेरा प्रश्न आपसे इस प्रकार है कि वर्तमान में सरकार किसानों के विकास के लिए, उनके हितों के लिए और उनकी आय को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है? देखिए, आपने प्रश्न आपके दो प्रकार के हैं। एक तो आपको एक विश्वास है कि आप जिस फील्ड में प्रवेश कर रहे हैं उसमें सफल होंगे और इस देश से आपने इस योजना को सराहा है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके प्रति कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। दूसरी तरफ अन्नदाता किसानों की भी आपको चिंता है और मुझे प्रसन्नता है कि आप जैसे युवाओं के मन में देश के अन्नदाता किसानों के बारे में भी एक अच्छी भावना है। आप सब जानते हैं कि आजादी के बाद पहली बार देश के अंदर किसानों की चिंता प्रारंभ हुई और वह चिंता जो पहले अक्सर नारों तक सीमित होती थी, भाषणों तक सीमित होती थी, उस चिंता को समाधान की ओर बढ़ाने का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। जब 2014 में आने के बाद जो उनका सबसे पहली योजना प्रारंभ हुई थी वो सॉइल हेल्थ कार्ड की जारी हुई। देखिए, हम लोग अक्सर जितने भी हम लोग हैं, हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराता है, अपना कोई सप्ताह में, कोई महीने में, कोई 6 महीने में, कोई साल में पूरा स्वास्थ्य परीक्षण कराता है, अपना शुगर की जांच कराता है, ब्लड प्रेशर की जांच कराता है, यानी हर प्रकार से अपने को फिट रखने का प्रयास करता है। अगर कहीं कोई गड़बड़ दिखता है तो उससे संबंधित उपचार भी प्रारंभ कराने लगता है। लेकिन जिस धरती माता से हम उम्मीद करते हैं कि यह हमें हर वर्ष हर फसल में अच्छा उत्पन्न करके दे, उस धरती माता के स्वास्थ्य के बारे में आजादी के बाद कभी चिंता नहीं हुई। हम सब आभारी होना चाहिए हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से
किसानों की जो अमूल्य धरोहर है इस धरती माता की स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उन्होंने सबसे पहली बार ये प्रेरणा हमें प्रदान की। और सॉयल हेल्थ कार्ड उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 3.25 करोड़ से अधिक किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित कर चुके हैं और उनकी किस तत्व की कमी है और किसकी अधिकता है इन सब के बारे में उनको बाकायदा सर्टिफिकेट वितरित कर चुके हैं प्रदेश के अंदर। दूसरा, भारत जैसे देश में जहां पर बड़ी मात्रा में किसान इस बात पे निर्भर करता है कि वो मानसून पर निर्भर करता है या मौसम के उस पर फसल चक्र उसकी जुड़ी हुई है और एक अनिश्चितता होती थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को उसकी फसल की गारंटी देने का कार्य किसी ने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तीसरा, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के माध्यम से हर खेत को पानी और फिर उस पानी को भी ऐसा नहीं कि हम केवल पानी देने की बात किसान के खेत तक पानी पहुंचा रहे हैं, ये भी नहीं, बल्कि किसान को हर खेत तक पानी देने के साथ साथ हमने उसको टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ा है, ड्रिप इरिगेशन के साथ जोड़ा है। ड्रिप इरिगेशन ये खेती की एक तकनीक है जो अधिक उत्पादन करने यानी कम लागत में ज्यादा उत्पादन की क्षमता। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपीएससी के जो परिणाम आते थे यूपी में वो बेहद चिंताजनक थे, तो ऐसे में जरूरत थी कि कुछ किया जाए और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अभ्युदय योजना की शुरुआत हुई है, जिसके जरिए अब वो छात्र जिनके पास धन नहीं होता, कोचिंग नहीं ले पाते, तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनको मदद मिलेगी।